अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ अमजद। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं पीपीएससी इकोनॉमिक्स का 2011 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके पार्ट 2 जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे वो डिस्कस करूंगा। तो पार्ट 1 में पहली वीडियो में मैंने 1 से 46 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं और इस वीडियो में मैं 47 से 90 एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला एमसीक्यूज है, वन ऑफ द कॉस्ट कर्व्स विल नेवर बी द यू शेप्ड। एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। अब इनको थोड़ा सा हम प्रेजेंट कर लें। ये देखें, ये जो आपकी कर्व है ये एवरेज फिक्स कॉस्ट है, जबकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। इसका मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो आपकी यू शेप है और उसके बाद ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है और ये आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट है। अगर हम इसमें देखें तो एवरेज फिक्स कॉस्ट सिर्फ ऐसी कॉस्ट है जो यू शेप नहीं है, तो लिहाजा ए का आंसर ए होगा। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये देखें ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो लिहाजा ए ऑप्शन इज राइट है। क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करते हैं। द कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड। फर्म्स के बाद रिसोर्सेज अपने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसकी ज़मीन अपनी है और उसका वो रेंट चार्ज नहीं कर रहे, सपोज अगर जो मैनेजर है वो ऑनर खुद है और वो अपनी सैलरी रिसीव नहीं कर रहा, तो ये जो कॉस्ट है इस कॉस्ट को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहेंगे। यानी ऐसी कॉस्ट जो फर्म के जो ऑनर होते हैं वो पे जो की जाती है उनको इम्प्लिसिट कॉस्ट होते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो हम फर्म के दूसरे रिसोर्सेज को हायर करते हैं, फॉर एग्जांपल लेबर हायर कर ली, उसके बाद मशीनरी वगैरह, तो उनकी जो कॉस्ट है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। तो 48 का बी आंसर राइट है। 49 है, इन द लॉन्ग रन द एवरेज कॉस्ट कर्व ऑफ द फर्म इज फ्लैटर। अब देखें ये लॉन्ग रन, सपोज यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे कॉस्ट है, तो ये जो लॉन्ग रन कर्व है ये ऐसी होगी। ये देखें एवरेज कॉस्ट, तो ये लॉन्ग रन में आपकी जो कॉस्ट कर्व है वो फ्लैटर है, तो लिहाजा ए ऑप्शन इज राइट हेयर। दूसरे सारे इसमें रॉन्ग है, चेक कर लेना। क्वेश्चन 50 है, व्हेन द मार्जिनल रेवेन्यू फर्म इज जीरो टोटल रेवेन्यू विल बी। अब इसमें वही मैं डायग्राम प्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आपके रेवेन्यू और कॉस्ट है। तो सपोज ये हमारी जो कर्व है ये एवरेज रेवेन्यू है, इसको हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं इन केस ऑफ मोनोपोली, और ये जो कर्व है ये हमारी मार्जिनल रेवेन्यू है। अब 2-3 कॉन्सेप्ट मैंने इसके अंदर आपको क्लियर करवाने हैं। जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है तो इसमें देखें, अगर ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दें, यानी आपकी यहाँ पे इलास्टिसिटी 1 होगी, तो आपकी इलास्टिसिटी 1 है, तो टोटल रेवेन्यू भी देखें इसमें इस तरह ये लाइन टोटल रेवेन्यू है। यानी जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है तो आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। दूसरा इसमें यह भी एमसीक्यूज आ जाता है, जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो तो इलास्टिसिटी क्या है, तो इलास्टिसिटी 1 है। इससे ऊपर आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी और इससे नीचे आपकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। द एवरेज रेवेन्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू, यानी जो एवरेज रेवेन्यू है वो किसके इक्वल होता है, प्राइस, प्रॉफिट, कॉस्ट, सप्लाई। तो ये देखें, ये अगर सपोज आपकी एवरेज रेवेन्यू है, इसको हम प्राइस कर्व भी बोलते हैं।
एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, तो ये बी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगर इन केस ऑफ मोनोपोली हम डिस्कस करें तो मोनोपोली में भी ये देखें ए आर एवरेज रेवेन्यू और नीचे आपका मार्जिनल रेवेन्यू है, तो यहाँ पे भी एवरेज रेवेन्यू आपका प्राइस या डिमांड कर्व है। 52 है, इफ ए सी एम सी ए आर एम आर इज इक्वल टू पी, यानी ये कर्व सपोज है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ले लें और यहाँ पे प्राइस और कॉस्ट है दोनों। अब इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन तो ये आपकी एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, ये सारे इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पे ये कॉस्ट लाइन है, सपोज ये एवरेज कॉस्ट है, यानी एवरेज कॉस्ट भी और ये मार्जिनल कॉस्ट है, अगर ये कंडीशन हो तो फर्म को कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो इस पोजीशन पे फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो बी आंसर इज राइट हियर, अ फर्म गेट नॉर्मल प्रॉफिट नॉट अब नॉर्मल प्रॉफिट। 53 की तरफ मूव करते हैं। अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी प्राइस का जो डिस्क्रिमिनेशन है, फर्क है। अब मोनोपोलिस्ट फर्म, तो मोनोपोलिस्ट फर्म क्या करेगी, चार्ज डिफरेंट प्राइस ऑफ द सेम गुड, यानी एक चीज की मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ कीमतें अगर रिसीव करे तो उसको हम बोलेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन देखें, चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द सेम काइंड ऑफ द गुड्स, यानी एक ही चीज की अगर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ प्राइस चार्ज करे तो उसको हम बोलेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। 54 की है मार्केट प्राइसेस। मार्केट प्राइस क्या होती है, स्मॉलर देन नॉर्मल प्राइस, ग्रेटर देन नॉर्मल प्राइस, इक्वल टू नॉर्मल प्राइस। तो मार्केट प्राइस वो होती है जहां पर क्वांटिटी डिमांड आपस में मिल जाए, तो ये नॉर्मल प्राइस होती है। सपोज देखो ये डिमांड है और ये सप्लाई है, तो ये जो प्राइस डिटरमिन है ये नॉर्मल प्राइस है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज राइट हियर। 55 है, इट इज कंसीडर्ड एज ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट्स, यानी काम किए बगैर जो पेमेंट्स आपको हों उसको हम ट्रांसफर पेमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डी ऑप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज पेड बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट आपको अनएम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज देती है तो ये आपकी ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, तो लिहाजा डी ऑप्शन इज राइट हियर। 56 है, द 4 फैक्टर्स पेमेंट्स। आपको पता है हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। पहले आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, और दूसरा है लेबर, और तीसरा है कैपिटल, और चौथा है ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर। लैंड जो है इसको हमेशा रेंट पे किया जाता है, और लेबर को वेजिस, और कैपिटल को इंटरेस्ट रेट, और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट। तो लिहाजा बी ऑप्शन यहां पे राइट है। 57 है, कॉर्पोरेट टैक्स इज लीव्ड ऑन। किन पे अप्लाई किया, ये बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनके ऊपर ये अप्लाई होता है, बिग कंपनीज के ऊपर। 58 है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम इज। आपको पता है कि वाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो कौमी आमदनी का सबसे ज्यादा हिस्सा कंजम्पशन पे इन्वेस्ट किया जाता है, तो सी ए ऑप्शन इज राइट हियर। कन्वर्टेबल मनी मीन्स, कन्वर्टेबल मीन्स जिसको हम कन्वर्ट कर सके, तब्दील कर सकें, किस में, गोल्ड में। बी ऑप्शन यहां पे देखें, गवर्नमेंट गिव गोल्ड अगेंस्ट इट, यानी पैसे के बदले में अगर आपको गोल्ड मिल जाए तो उसको हम बोलेंगे कन्वर्टेबल मनी। तो बी ऑप्शन इज राइट हियर। क्वांटिटी ऑफ मनी हैज रिलेशन विद द वैल्यू ऑफ मनी। आपको पता है क्वांटिटी ऑफ मनी क्या, एम वी इज इक्वल टू पी
वाई या पी टी आप कर लें। तो ये क्वांटिटी वैल्यू ऑफ मनी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी एम वी और पी वाई का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स मींस द कैपेसिटी। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, द पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो यही बी ऑप्शन है, द सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, इंसानी ख्वाहिश की सेटिस्फैक्शन को हम यूटिलिटी कहते हैं। सिंपल सा एमसीक्यूज है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी ड्यूरिंग डिफ्लेशन इज, आपको पता है डिफ्लेशन का मतलब होता है कि जब प्राइस लेवल लो हो जाए, जब प्राइसेस कम हो जाएंगे तो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सी ऑप्शन इज राइट है। द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज पी टी इज इक्वल टू एम वी वॉज गिवन बाई, तो ये फिशर ने दिया है, ये भी सिंपल से एमसीक्यूज है। पेपर मनी इज कॉल्ड, पेपर मनी क्या होता है, फिएट मनी होता है, यानी इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। इसकी वैल्यू बस ये है कि इसको गवर्नमेंट गारंटी देती है कि इसकी आपको जो हामल हाजा के मुतालबे पर अदा कर दिया जाएगा, ये इसकी गवर्नमेंट गारंटी देती है, ये फिएट मनी है। तो ए ऑप्शन इज राइट है। एन अंडरग्राउंड वर्कर, अंडरग्राउंड वर्कर वो होते हैं जिनकी इनकम का गवर्नमेंट को पता नहीं होता, ऐसे वर्कर्स जिनकी इनकम गवर्नमेंट की एक्सेस से बाहर होती है। तो सी ऑप्शन है, हुज इनकम इज नॉट फुली रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट। तो ये जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में लोग जॉब करते हैं तो वो ज़्यादातर अंडरग्राउंड वर्कर्स में कंसीडर होते हैं। 66 है, द आईएस कर्व अंडर मॉन्टेरियस्ट। अब देखो आईएस कर्व आपको पता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपकी इनकम और वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट। मॉन्टेरियस केस में ये फ्लैटर होता है, आईएस कर्व आपका फ्लैटर, जबकि केन्जियन में आपका ये स्टीपर होता है। ये मॉन्टेरियस्ट है और ये आपका केन्जियंस है, ये दोनों आपने ज़हन में रखने हैं। तो यहाँ पे फिर फ्लैटर बी ऑप्शन इज राइट है। फिलिप्स कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड, अब देखो फिलिप्स कर्व्स क्या है, ये बेसिकली फिलिप्स कर्व्स शॉर्ट रन रिलेशनशिप है प्राइस का और अनएम्प्लॉयमेंट का। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप प्राइस और अनएम्प्लॉयमेंट के, इसको हम बोलेंगे फिलिप्स कर्व्स। 68 है, द इकोनॉमिक मॉडल्स आर कंसिस्टेड ऑफ, इकोनॉमिक मॉडल्स क्या है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। जी इकोनॉमिक मॉडल्स में स्टेटमेंट भी होती हैं, अजम्पशंस भी होते हैं, हाइपोथेसिस भी होती हैं, प्रेडिक्शंस भी होती हैं। तो ऑल ऑफ दीज, ये ऑप्शन आपका राइट है। 69 है, द क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल थ्योरीज ऑफ कंजम्पशन एंड फर्म बिहेवियर आर बेस्ड ऑन। अब क्लासिकल और न्यू क्लासिकल, यानी क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर कर लेते हैं, न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक यूटिलिटी को हम रैंक करते हैं। तो इन दोनों थ्योरीज का मतलब प्रेफरेंस होता है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस है। डी ऑप्शन है यहाँ पे राइट है। द जनरल इक्विलिब्रियम शोज इक्विलिब्रियम इन ऑल मार्केट, जनरल इक्विलिब्रियम ऑल मार्केट में होता है, यानी ओवरऑल इकोनॉमी होता है, और पार्शियल इक्विलिब्रियम इंडिविजुअल मार्केट में होता है। तो ये एमसीक्यूज पार्शियल इक्विलिब्रियम वाला भी आपने क्लियर यहाँ पे कर लेना है, और जनरल इक्विलिब्रियम ये इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी में अप्लाई होता है, और पार्शियल इक्विलिब्रियम आपका इंडिविजुअल अप्लाई होता है, इंडिविजुअल मार्केट पे। 71 है, द यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व शोज लेवल ऑफ। अब देखो यूटिलिटी पॉसिबल लेवल क्या है, ये इसमें दो कंज्यूमर्स होते हैं, एक्स और वाई। तो ये आपका जो है ना वो टू कंज्यूमर्स, ए ऑप्शन इज राइट है। बोथ द कंज्यूमर इन द इकोनॉमी आर इन इक्विलिब्रियम व्हेन, सपोज एक ये कंज्यूमर है और एक ये कंज्यूमर है, तो दोनों इक्विलिब्रियम
दो ही गुड्स यूज कर रहे हैं एक्स और वाई, तो दोनों कहाँ पे इक्विलिब्रियम होंगे, जहां पे उनकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बराबर हो, यानी इसकी एमआरएस और इसकी एमआरएस अगर दोनों सेम हों तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये सी ऑप्शन इज राइट है। द इनविजिबल हैंड, इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट दिया था एडम स्मिथ ने। तो एडम स्मिथ के मुताबिक ये था कि मार्केट में एक अनहिडन फोर्स भी होती है जो कि मार्केट को इक्विलिब्रियम पोजीशन में ले आती है। तो वो अनहिडन जो फोर्स है वो प्राइस सिस्टम होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन देखें, द अनसीन कोऑर्डिनेशन ऑफ मार्केट इकोनॉमिक बाय द प्राइस सिस्टम, यानी प्राइस सिस्टम एक ऐसी फोर्स है जो खुद ब खुद मार्केट को इक्विलिब्रियम में ले आती है। तो ज़रा इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर लें। सपोज ये मैं आपको डिमांड और सप्लाई से बताता हूँ। ये सपोज आपकी डिमांड है और ये प्राइस है, सॉरी सप्लाई है। यहाँ पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, अगर सपोज प्राइसेस इक्विलिब्रियम से बढ़ जाए, अगर बढ़ गई हैं तो आपकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड कम होगी, तो मतलब चीज़ें सरप्लस में हो जाएंगी। जब चीज़ें सरप्लस में आ गई हैं, ज़्यादा आ गई हैं, तो अल्टीमेटली इसकी प्राइस कम हो जाएगी और ये यहाँ पे ई पे मूव कर जाएगा। इसी तरह अगर प्राइसेस बिलो इक्विलिब्रियम मूव हो जाती हैं तो शॉर्टेज पैदा हो जाएगी। जब शॉर्टेज हो जाएगी अल्टीमेटली प्राइसेस बढ़ेंगी और अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे चली जाएंगी। तो इसी पे ही एडम स्मिथ कहता है कि एक मार्केट फोर्स है जो इकोनॉमी को, जो मार्केट को फुली इक्विलिब्रियम पे ले आती है, तो वो इनविजिबल हैंड इसको देता है नाम। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन है, टॉल स्लेंडर एथलीट्स, यानी जो एथलीट लंबे हैं, प्ले बास्केटबॉल, बास्केटबॉल खेलते हैं क्योंकि उनको छलांग मारने के लिए वो बास्केट में डालना होती है। वाइल शॉर्टर हस्कर वंस प्ले फुटबॉल, जो छोटे कद के लोग होते हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली डिवाइड कर दिया है कि जो बड़े लोग हैं वो बास्केटबॉल खेलें और जो छोटे हैं वो फुटबॉल खेलें। तो जिसमें जिसको कंपैरेटिव एडवांटेज है वो फील्ड उसको दे दिया। तो सीधी सी बात है, ये सी ऑप्शन इज राइट हियर, यानी जो बड़े हैं वो बास्केटबॉल में उनको कंपैरेटिव एडवांटेज है और जो छोटे हैं उनको फुटबॉल में कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो सी ऑप्शन इज राइट हियर। एन इंक्रीज इन सप्लाई, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, अगर सपोज ये देखें आपका यहाँ पे क्यू है और ये पी है, ये आपकी सप्लाई कर्व है। तो इंक्रीज इन सप्लाई, तो मतलब सप्लाई कर्व में ये इंक्रीज हो गया, एस से S1 से S2 की तरफ है, तो ये किस तरफ मूव हुआ है, टू द राइट। तो बी ऑप्शन इज राइट है। अगर अपवर्ड शिफ्ट होंगे तो डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है द इफेक्टिव प्राइस सीलिंग यूजली रिजल्ट्स इन, अब सपोज प्राइस सीलिंग क्या होता है, वही हमारा पुराना मॉडल, ये हमारी डिमांड कर्व है और ये प्राइस कर्व है, ये हमारा इक्विलिब्रियम है। ये सपोज इस पी स्टार कर लें। अगर गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम से लो प्राइस डिटरमिन करती है, सपोज यहां पे कर लेती है, पी 0 कर लें, अब क्या होगा, ये आपकी सप्लाई हो रही है और ये आपकी डिमांड है, यानी सप्लाई आपकी इतनी हो रही है और डिमांड आप इतने यूनिट्स X2 कर रहे हैं। तो ये जो आपका है ये शॉर्टेज क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो यानी एक्सेस डिमांड आपकी होगी, प्राइस सीलिंग की वजह से एक्सेस डिमांड होगी, यानी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अब 77 क्वेश्चन है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ऑरेंज जूस एंड विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ एप्पल जूस। अब ये दोनों जूस हैं, अगर सपोज प्राइस ऑफ एप्पल इंक्रीज कर जाए तो क्वांटिटी ऑफ एप्पल डिक्रीज होगी, तो जबकि क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज इंक्रीज कर जाएगी। तो ये आपस में जो रिलेशनशिप है ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो डी ऑप्शन इज राइट हियर, क्योंकि दोनों ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स में इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है। इसमें एक और एमसीक्यूज आ जाता है, कंप्लीमेंट्री गुड्स।
कंप्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे के लिए नेसेसरी हों तो उसमें जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो नेगेटिव होती है, और एक अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो तो फिर इन्फिनिटी होती है। 78 है, फॉर अ फ्यू प्रोडक्ट सच एज इंसुलिन फॉर डायबिटीज विद अ रेंज ऑफ प्राइस, यानी इंसुलिन शुगर के मरीजों को इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, तो अगर उनकी प्राइस बढ़ जाए तो उनकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो ये बी ऑप्शन है, द सप्लाई कर्व कैन बी अपवर्ड स्लोपिंग, तो बी ऑप्शन राइट है, यानी सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होती है। द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व एट एनी पॉइंट रिफ्लेक्ट्स, अब देखो ये सपोज हमारी इंडिफरेंस कर्व है, तो इसमें जो स्लोप है, स्लोप फार्मूला होता है राइज ओवर रन। अब सपोज ये राइज वाई राइज है और एक्स रन है, अब ये जो है यहां से यहां तक है, तो ये MRS होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो डी ऑप्शन इज राइट हियर। द सिचुएशन ऑफ सिंगल बायर एंड सिंगल सेलर, ऐसी मार्केट जिसमें एक ही बायर हो और एक ही सेलर हो और एक खरीदार हो और एक फरोख्तकार हो, तो इसको हम बायलैटरल मोनोपोली कहते हैं। 81 है, इन कॉर्नर्ड मॉडल, कॉर्नर्ड मॉडल के मुताबिक के फर्म मेक डिसीजंस, तो कॉर्नर मॉडल आउटपुट डिसीजन करते हैं, इसी तरह एक ब्रेटरेंट मॉडल है उसमें प्राइसेस के लिहाज से डिसीजंस किए जाते हैं। ये दोनों MCQs रिपीट काफ़ी दफ़ा हो जाते हैं, कॉर्नर मॉडल और ब्रेटरेंट मॉडल। तो कॉर्नर मॉडल में आउटपुट यानी क्वांटिटी वाइज देखा जाता है और ब्रेटरेंट में प्राइस वाइज देखा जाता है, डिसीजंस लिए जाते हैं। 82 है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल यूटिलिटी थ्योरी, अब क्लासिकल की बात हुई है, न्यू क्लासिकल नहीं है। क्लासिकल की जब बात हुई है तो यूटिलिटी को हम नंबर्स में लेते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। अगर क्लासिकल की बात कर ले, न्यू क्लासिकल की बात, तो इसको हम रैंक कैन बी रैंक में ले आएंगे सी में। तो ये क्लासिकल है, तो ये यूटिलिटी को हम नंबर्स में प्रेजेंट करते हैं। 83 है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये गॉसन्स का फर्स्ट लॉ है, will be applicable in the goods in use is, सेम क्वालिटी की गुड हो, यानी एक्स और वाई दोनों सेम गुड्स हो तो फिर वहां पे ये अप्लाई होता है, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स हो। इन केस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स, कंप्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम हो, मसलन लेफ्ट शूज राइट शूज और टाई के लिए शर्ट, ये भी कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो इंडिफरेंस कर्व कंप्लीमेंट्री गुड्स में एल शेप्ड होंगी, यानी इसमें इस कलर इस तरह की होंगी, एल शेप्ड, तो ये डी ऑप्शन इज राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स मेक्स द अजम्पशन ऑफ कांस्टेंट सेविंग इनकम रेशो, कांस्टेंट सेविंग इनकम रेशो आपको पता है हेरेड-डॉमर मॉडल में होता है, तो सी ऑप्शन इज राइट है। Which of the following was given a central place by Schumpeter in his theory of development, तो Schumpeter में innovations की बात की थी, रोल ऑफ innovations की बात की थी। 87 है, who coined the phrase demonstration effect, डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट ये बेसिकली रोस्टो के कॉन्सेप्ट हैं, जो 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ दिए हैं उनको हम डेमोस्ट्रेट इफेक्ट भी बोलते हैं। 88 है, द कैपिटल आउटपुट रेशो इज डिटरमाइंड बाय, तो कैपिटल आउटपुट रेशो क्या है, सेक्टोरियल एलोकेशन ऑफ कैप्शन, लेवल ऑफ, तो ये ऑल ऑफ दीज है, ये सब में ये कैपिटल आउटपुट रेशो यूज होती है। 89 है, द आइसो प्रोडक्ट कर्व्स, आइसो प्रोडक्ट मीन्स ये वाली कर्व IQ, जिसमें एक लेबर होता है और दूसरा कैपिटल होता है, तो ये क्या होती है, डाउनवर्ड टू द राइट, बी ऑप्शन है, राइट की तरफ मूव हम करते हैं। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड अकर्स, अब यहाँ पे दो तरह की इंडस्ट्री होती है, एक इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, ऐसी इंडस्ट्री जो डिफरेंशिएटेड गुड्स की
ट्रेड करती है, यानी सेम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है। ये इंटर इंडस्ट्री ट्रेड होती है जो डिफरेंट गुड्स की जो है वो ट्रेड हुई, यानी ए ऑप्शन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स डिफरेंट प्रोडक्ट। तो इंटर इंडस्ट्री ट्रेड में डिफरेंट होती है और इंट्रा में डिफरेंशिएटेड गुड्स की ट्रेड होती है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह किसी और पास पेपर की तरफ मूव करूंगा। अल्लाह हाफिज़।